हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्चागंज। तो हम आप लोगों को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पढ़ा रहे थे, गैसों का विनिमय के बारे में बता रहे थे। तो सारा कुछ होने के बाद अब अलग से देखते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी द्वारा कैसे होता है। आरबीसी में क्या होता है जो ऑक्सीजन जुड़ जाता है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो कल देखे थे। आज देखेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ेगा कैसे आरबीसी के साथ और ऑक्सीजन टूटेगा कैसे आरबीसी के साथ, कैसे आरबीसी ऑक्सीजन से प्यार करता है और कैसे नहीं करता है, कैसे छोड़ देता है। आज उसी के बारे में देखने वाले हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले लिखे ऑक्सीजन का परिवहन। किसका परिवहन? ऑक्सीजन का परिवहन। जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे CO2 का परिवहन। किसका परिवहन? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो जैसा कि आप लोग को पता है, इस 97% O2 का परिवहन आरबीसी द्वारा होता है। 97% O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी द्वारा होता है। और बचे हुए 3% ऑक्सीजन का परिवहन घुले हुए प्लाज्मा द्वारा होता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ता है? आरबीसी के साथ। किसके साथ? आरबीसी के साथ। इसका मतलब आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन इसी से जुड़ता है, आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में बोलते हैं HB। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HB। तो टेंशन नहीं लेना कि यह क्या लिखा है। तो जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो ये मिल करके क्या बनाएगा? HbO2। HbO2, O2 प्लस HB मिलेगा तो क्या बनाएगा? HbO2 बनाएगा। इसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है कि अलग अलग हो रहा है? जुड़ रहा है, इसीलिए बोलते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का संयोजन। ये क्या है? ऑक्सीजन के संयोजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सीजन के संयोजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब बताते हैं कौन सा ये कंडीशन हो सकता है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ सके। कुछ तो ऐसा कंडीशन होगा शरीर में जिस कंडीशन में ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? आरबीसी के साथ जुड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए दिखाते क्या है। तो जब हम श्वास को कूपिका में लाते हैं, कहाँ लाते हैं? कूपिका में। तो पता होना चाहिए, कल भी अभी बताए थे कि ऑक्सीजन में कितना दाब होता है? ऑक्सीजन का 104। कूपिका में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है? 104। और वही बात करें CO2 की तो वो कितना होता है? महज 40 ही होता है। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का दाब यहाँ पर ज़्यादा है। इसीलिए ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है, इसीलिए तो विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त बहने वाली नली में क्या जाता है? सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। लेकिन जब श्वास लेते हैं तो फेफड़ा में सभी गैस जाता है। ठीक है, उसके बाद CO2 कम होता है और H+ भी कम होता है। क्या कम होता है? H+ भी कम होता है। और जब H+ कम होता है तो तापमान भी कम होता है। ओके, तो ये ऐसा स्थिति है जब HbO2 बनने के लिए अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल होता है। जब भी ऐसा स्थिति होता है उससे क्या होता है? O2 किसके साथ जुड़ जाता है? Hb के साथ, और जुड़ करके क्या बनाता है? HbO2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुटेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और उसके लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए, बताते हैं एक बात कि 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ml रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतना mlO2 होता है। कितना? 1.34 mlO2 होता है। ये दोनों आपको याद रखना होगा। ये दोनों क्या करना होगा? याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनाते हैं। 100 मिलीलीटर रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है? 15 ग्राम। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना mlO2 है? 1.3 mlO2, 34 mlO2। ठीक है, तो अगर हम 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में निकालें तो अगर 1 ग्राम में इतना है तो 15 ग्राम में कितना होगा? तो बराबर 15 गुना 1.34 mlO2। क्या ये हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये होगा।
और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 20 आएगा। कितना आएगा? लगभग 20 mlO2 आएगा। कितना आएगा? लगभग 20 mlO2 आएगा। करके देख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतना mlO2 था, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 20 mlO2 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर पूछेंगे 100 ml रक्त में कितना mlO2 होगा, तो अगर 100 ml रक्त में पूछेंगे कितना mlO2 होगा तो 20 mlO2 होगा। कितना mlO2 होगा? ये भी 20 mlO2 होगा। ये कैसे हुआ 20 mlO2? क्योंकि देखिए 100 ml रक्त बराबर क्या है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। 100 ml रक्त बराबर क्या है? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बराबर कितना mlO2? 20 mlO2। तो वही है, 100 ml रक्त बोले या 15 ग्राम हीमोग्लोबिन बोले, इसमें कितना mlO2 आएगा? 20 mlO2। ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको निकालना आना चाहिए। अब बताते हैं कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, तो हीमोग्लोबिन होता क्या है? जो वर्ड बोल रहे हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, आप लोग क्लास 10th से ही सुनते आ रहे हैं कि ब्लड में क्या होता है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, और उसके पास पाया जाता है हीमोग्लोबिन। उसी के उपस्थिति के कारण खून क्या होता है? लाल होता है, रक्त लाल होता है। तो आखिर में ये हीमोग्लोबिन होता क्या है और दिखता कैसा है? तो चलिए बताते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो जब आप हीमोग्लोबिन को बोलेंगे तो हीमोग्लोबिन मतलब दो पार्ट में बटा हुआ है, हिम और ग्लोबिन। कितना पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में, एक है हिम और दूसरा क्या है? ग्लोबिन, ठीक है। तो अब बताते हैं एक हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम का आयरन रिंग होता है। कितना आयरन रिंग होता है? 4 हिम का आयरन रिंग। किसका रिंग होता है? हिम का। किसका रिंग होता है? हिम का, मतलब कि आयरन का, ठीक है। 4 हिम का आयरन रिंग होता है और 4 ग्लोबिन प्रोटीन का रिंग होता है। किसका रिंग होता है? 4 ग्लोबिन प्रोटीन का रिंग होता है। और इस 4 ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन वाले रिंग में 2 गो अल्फा रिंग होता है और 2 गो क्या होता है? बीटा रिंग होता है। और किस प्रकार से होता है आइए बताते हैं। तो बीच में होता है आयरन। बीच में कौन होता है? आयरन, ठीक है। और ये होता है हिम। ये क्या होता है? हिम। ये क्या होता है? हिम। ये 4 गो हिम है, ठीक है। तो ये 4 गो हिम है और उसका आयरन रिंग है। तो बीच में होता है आयरन और उसका 4 गो रिंग होता है, 4 गो हिम होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए क्या होता है, 4 ग्लोबिन प्रोटीन में से 2 अल्फा चेन। कौन सा चेन? 2 अल्फा चेन। तो ये देखिए बना दिए 2 अल्फा चेन। ये क्या है? 2 अल्फा रिंग। ये कौन सा रिंग है? 2 अल्फा रिंग है, ठीक है। अब आगे बना देते हैं 2 बीटा रिंग। कौन सा रिंग बना देते हैं? 2 बीटा रिंग। देख लीजिए ये जो ब्लू से बना है ये क्या है? 2 बीटा रिंग। ये कौन सा रिंग है? 2 बीटा रिंग। तो ये आपको याद होना चाहिए और ये आपको आना चाहिए, इसका फ़ोटो देख करके पता लगना चाहिए। ये 12th में भी काम देगा। कहाँ काम देगा? जब बताएंगे सिकल सेल एनीमिया। क्या बताएंगे? सिकल सेल एनीमिया बताएंगे 12th में, वहाँ पे ये काम आएगा, वहाँ पे बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, प्रत्येक हिम के साथ एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल जुड़ता है। कितना मोलिक्यूल जुड़ता है? एक। अगर एक हिम है उसके साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा? एक ऑक्सीजन। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि एक हीमोग्लोबिन में कितना हिम होता है? 4 हिम। एक हीमोग्लोबिन में कितना हिम? 4 हिम। और एक हिम से कितना ऑक्सीजन जुड़ता है? एक ऑक्सीजन। तो 4 हिम में कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा? 4 ऑक्सीजन। जब एक हिम है तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और टोटल एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम है तो 4 हिम से 4 ऑक्सीजन जुड़ेगा। वही तो लिखे हैं कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा? 4 ऑक्सीजन जुड़ता है। कितना ऑक्सीजन जुड़ता है? 4 ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, ओके। तो देखिए ये वाला हिम था, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ऐसे, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा ऐसे। तो 4 हिम का आयरन इनके साथ क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अगर एक रहेगा तो एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, 2 है तो 2 जुड़ेगा, 3 है तो 3 जुड़ेगा, 4 है तो 4 जुड़ेगा। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये? एक हीमोग्लोबिन का। और प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 हिम का आयरन रिंग होता है। कितना आयरन रिंग होता है? 4 आयरन रिंग। और एक हिम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ता है। तो एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम का आयरन रिंग है तो 4 ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो वही तो हुआ, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, टोटल जुड़िए कै गो हुआ? 4 गो। तो इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ता है? 4 ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके एक जगह से दूसरे जगह आरबीसी यानी कि रक्त द्वारा जाता है। रक्त एक माध्यम होता है और रक्त ही इसको लेकर चके जाता है, और जहाँ पर इसका रक्त दाब ज़्यादा होता है, जहाँ पर इसका, वहाँ से वो विसरण कर जाता है, डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से कल भी बताए थे कि जब श्वास लेते हैं तो कुपिका के पास आता है और ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन विसरण क्रिया द्वारा रक्त बहाने वाली नली में आ जाती है, और वहाँ से किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ आता है, अलिंद में। कहाँ आता है, अलिंद में। कौन से अलिंद में, बायां कि दायां, बायां अलिंद में आता है। और बायां अलिंद में आया तो आरबीसी के साथ कौन है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब शुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त फिर कहाँ आता है, नीले में। फिर नीले से कहाँ जाता है, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में। कहाँ जाता है, महाधमनी के सहारे पूरे शरीर में जाता है, और शरीर में होता है कोशिका। क्या होता है, कोशिका, और कोशिका के पास होता है ग्लूकोज, और यहाँ पर जब ऑक्सीजन पहुँचता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके एटीपी और CO2 बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी और CO2 बनाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ला रहे हैं और ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि इसको खर्च कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को दे रहे हैं बार बार, और बन क्या रहा है, एटीपी और CO2। बन क्या कह रहा है, एटीपी और CO2। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर खर्चा हो रहा है और CO2 यहाँ पर बढ़ रहा है, इसीलिए कोशिका में भी CO2 का दाब ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का दाब क्या होता है, कम होता है। तो जब CO2 का दाब ज़्यादा है तो यहाँ से कौन विसरण प्रक्रिया द्वारा जाएगा, CO2 जाएगा। उसके बाद आरबीसी के साथ कौन मिल जाता है, CO2 मिल जाता है, कल बता चुके हैं। तो जब आरबीसी के साथ CO2 मिल जाएगा, कैसा खून, अशुद्ध खून हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आरबीसी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा नहीं, ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, टूट गया। ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, टूट गया। तो अभी हमने देखा ऑक्सीजन का संयोजन, ऑक्सीजन का क्या देखा, संयोजन। तो आगे देखेंगे कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें ऑक्सीजन का वियोजन होगा। क्या होगा, वियोजन होगा। ये तो ऐसा स्थिति था जिसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन अगला कंडीशन कुछ यह देखेंगे जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ टूट रहा है, वियोजन हो रहा है। संयोजन माने जुड़ना और वियोजन माने टूटना। तो आगे देखते हैं, इतना तक उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन का वियोजन। क्या देखते हैं, ऑक्सीजन का वियोजन। अभी अभी हमने ऑक्सीजन का संयोजन बताया था कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो उसको ऑक्सीजन का संयोजन बोलेंगे। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, और यह स्थिति कब होता है, जब कोशिका में ऑक्सीजन का दाब 104 और CO2 का दाब 40 होता है। तो ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है, इसीलिए आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा, और उस टाइम क्या होता है, H आयन भी कम होता है और तापमान भी कम होता है। तो वह स्थिति किसके लिए था, ऑक्सीजन के संयोजन के लिए। लेकिन अब देखेंगे कि ऑक्सीजन के वियोजन के लिए कैसा स्थिति है। क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन के वियोजन के लिए कैसा स्थिति है। तो आरबीसी जब ऑक्सीजन से प्यार किया था, उसको पूरा घुमाया फिराया था, तो फिर लेकर के सभी जगह घुमाया, फिर इसको जहाँ पर छोड़ा था इसका मुच्छड़ भाप जो मिला था, तो कब, अब सवाल आता है कि कब अब आरबीसी ऑक्सीजन के साथ टूटेगा, ऑक्सीजन को रिश्ता तोड़ देगा, ऑक्सीजन से जो प्यार किया था वो छोड़ देगा, उसका दिल तोड़ देगा। समझ रहे ना। तो मतलब जब भी ऑक्सीजन आरबीसी प्यार किया था, उसको घुमाया फिराया और फिर उसको अपना घर लेकर के गया, तो हाँ मुच्छड़ भाप मिल गया था। मुच्छड़ भाप के कारण क्या हुआ, उसका छूट गया। लेकिन वो तो हंसी मजाक वाली बात है। रियलिटी में देखते हैं कि कैसे आरबीसी ऑक्सीजन के साथ छूटता है, यानी कि टूटता है। तो ऑक्सीजन का वियोजन हीमोग्लोबिन से कैसे होता है, इसके लिए कैसा स्थिति चाहिए वह देखते हैं। तो कहाँ पर छूटता है ये बताइए, कहाँ पर छूटता है, ऊतक में छूटता है। कहाँ छूटता है, ऊतक में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को ला करके ऊतक में छोड़ते हैं। ऊतक में छोड़ते हैं क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके एटीपी और CO2 बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी और CO2 बनाता है। इसीलिए ऊतक में O2 का दाब कितना होता है, 40, और CO2 का दाब कितना होता है, 45। क्यों, क्योंकि यहाँ पर O2 का खर्चा हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन कम है, और CO2 लगातार बन रहा है, इसीलिए CO2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2 का दाब ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऊतक में ऑक्सीजन का दाब 40 है और CO2 का दाब 45 है, इसीलिए यहाँ पर CO2 ज़्यादा होता है और H+ भी ज़्यादा होता है और तापमान भी ज़्यादा होता है। तो जब ऐसा कंडीशन मिलता है तो क्या होता है, यह स्थिति में ऑक्सीजन का वियोजन होता है। यह स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोजन होता है। जब भी ऐसा स्थिति मिलता है
तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट जाता है, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से जुड़ा था उसका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। और जुड़ेगा कब, जब ऊतक में ऑक्सीजन का दाब कितना हो जाएगा, ऊतक में नहीं, जब कोशिका में ऑक्सीजन का दाब 104 रहेगा उस टाइम आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और टूटेगा कब, ऊतक में, जब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और CO2 का दाब ज़्यादा हो गया। तो सोचिए अब CO2 का दाब ज़्यादा है तो अब आरबीसी किसके साथ जुड़ेगा, CO2 के साथ जुड़ेगा और यहाँ से फिर CO2 को भी घुमाएगा, क्योंकि O2 से रिश्ता ख़त्म कर दिया, अब दूसरे लड़की से प्यार कर रहा है CO2 से। किससे प्यार कर रहा है, CO2 से। तो अब उसके बारे में बताएंगे आगे। यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ना है, ऑक्सीजन का वियोजन वक्र। क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन का वियोजन वक्र। एक आपके बुक में ग्राफ दिया होगा इस प्रकार से और वो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है ये ग्राफ, क्यों ग्राफ, बायो में ग्राफ क्यों दे दिया भाई, तो बायो में ग्राफ क्यों दे दिया ये बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन का वियोजन वक्र। किसका वियोजन वक्र, ऑक्सीजन का वियोजन वक्र। ये होता क्या है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो कितना प्रतिशत संतृप्त होता है, कितना प्रतिशत संतृप्त होता है। और जब इसे आरेख पर, ग्राफ पर दर्शाते हैं तो कैसा ग्राफ आता है, सिग्माव ग्राफ, यानी कि यस शेप का ग्राफ आता है। कैसा आता है, यस आकृति का ग्राफ आता है, इसी को सिग्माव ग्राफ बोलते हैं। कौन सा ग्राफ बोलते हैं, सिग्माव ग्राफ। अब ये होता क्या है, इसके बारे में समझना कैसे है ये देखिए। तो अभी अभी हमने बताया था कि एक हीमोग्लोबिन में इस प्रकार से कुछ होता है, 4 गो हीम का आयरन रिंग होता है और क्या होता है, 2 गो अल्फा रिंग होता है, 2 गो क्या होता है, अल्फा रिंग होता है, 2 गो अल्फा रिंग होता है, ओके। और 2 गो क्या होता है, बीटा रिंग होता है, और 2 गो क्या होता है, बीटा रिंग होता है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 गो बीटा रिंग हो गया। और यह भी बताए थे कि एक हीमोग्लोबिन के एक हिम से कितना ऑक्सीजन जुड़ता है, एक ऑक्सीजन। और एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम पाया जाता है, कितना हिम पाया जाता है, 4 हिम। तो एक ऑक्सीजन से एक हिम जुड़ता है और 4 ऑक्सीजन से कितना ऑक्सीजन जुड़ता है, 4 ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ये प्रतिशत संतृप्त होने का मतलब क्या बोल रहा है कि देखिए बताते हैं, जब एक हिम से एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब एक हिम से क्या हो जाए, एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब हिम से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, हिम से, किससे जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन जब किसके साथ जुड़ेगा, हिम के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, हिम के साथ। इसका मतलब यह 25% संतृप्त हुआ। कितना संतृप्त हो गया, 25%। जब इसमें 4 को जुड़ सकता है, 4 को से ज़्यादा नहीं जुड़ सकता है। तो जब एक ऑक्सीजन एक हिम के साथ जुड़ा, एक ऑक्सीजन कितने हिम के साथ जुड़ा, एक ऑक्सीजन हिम के साथ जुड़ा, तो कितना प्रतिशत संतृप्त हो गया, 25%। और वही देख लीजिए, जब 2 ऑक्सीजन हिम के साथ जुड़ जाएगा, हिम के साथ कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो कितना संतृप्त हो जाएगा, 50%। जब 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75%। जब 4 जुड़ जाएगा, 4 ऑक्सीजन जुड़ जाएगा हिम के साथ, तो कितना हो जाएगा, 100%। तो यह संतृप्त होने का मतलब क्या समझे आप, कि जब एक हीमोग्लोबिन में एक हिम से एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है, और जब भी एक ऑक्सीजन जुड़ता है इसका मतलब वो 25% संतृप्त हुआ है। कितना प्रतिशत संतृप्त हुआ है, 25%। जब 2 जुड़ेगा तो 50%, जब 3 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 75%, और जब 4 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 100%। अब बताइए, क्या एक हीमोग्लोबिन से जब 4 ऑक्सीजन जुड़ चुका है, कितना ऑक्सीजन जुड़ चुका है, 4 ऑक्सीजन जुड़ चुका है, यानी कि 100% संतृप्त हो चुका है। कितना प्रतिशत संतृप्त हो जाए, 100% संतृप्त हो चुका है। तो क्या इसमें 5वां ऑक्सीजन जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है। आप भी बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल नहीं जुड़ सकता है, क्यों, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 हिम ही होता है और एक हिम से एक ऑक्सीजन जुड़ा तो 4 हिम के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो 5वां तो इसमें जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जब एक को जुड़ेगा तो 25% संतृप्त, 2 को जुड़ेगा तो 50, 3 को जुड़ेगा 75, 4 को जुड़ेगा तो 100% संतृप्त हो जाएगा। और जब 100% संतृप्त हो जाएगा इसका मतलब 4 ऑक्सीजन जुड़ गया। कितना ऑक्सीजन जुड़ गया, 4 ऑक्सीजन, तो 5वां तो अब जुड़ ही नहीं सकता बॉस, ठीक है ना। तो यही ये बताता है, ठीक है। देखिए कैसे बताता है, अगर एक ऑक्सीजन जुड़ा, कितना ऑक्सीजन जुड़ा, मान लीजिए एक ऑक्सीजन जुड़ा, कितना ऑक्सीजन जुड़ा, एक ऑक्सीजन, तो ये 25% संतृप्त हो गया। कितना प्रतिशत, 25%। जब 2 ऑक्सीजन जुड़ा तो ये 50% संतृप्त हुआ।
जब 3 ऑक्सीजन जोड़ा तो ये 75% हुआ, जब 4 ऑक्सीजन जोड़ा तो ये कितना हो गया, 100% संतृप्त हो गया। इधर लिख देते हैं, ये 100% है, ये 75 है, ये 50 है और ये 25 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 25% दर्शा रहा है कि 25% है, इसका मतलब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन जोड़ रहा है, 1 ऑक्सीजन। जब 50% संतृप्त हो रहा है, कितना ऑक्सीजन जोड़ रहा है, 2 ऑक्सीजन। जब 75% संतृप्त दर्शा रहा है तो कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा, 3 ऑक्सीजन। और जब 100% दर्शा रहा है संतृप्त, तो कितना ऑक्सीजन जुड़ा होगा, 4 ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तभी तो 100% आया है। अब क्या बताइए, इससे और ग्राफ बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि 100% संतृप्त हो चुका है और 4 ऑक्सीजन जुड़ चुका है, 5वां ऑक्सीजन जुड़े ही नहीं सकता, 5वां ऑक्सीजन जुड़ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का संयोजन और ऑक्सीजन का वियोजन, या मोटा मोटी बोले तो ऑक्सीजन का परिवहन इसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है। अब देखेंगे CO2 का परिवहन, किसका परिवहन, CO2 का परिवहन। तो इसको नोट कीजिए। अब आगे देखेंगे CO2 का परिवहन, किसका परिवहन, CO2 का परिवहन। तो CO2 का परिवहन में बताइए कौन कैसे कितना प्रतिशत करता है। पहले तो बताए थे कि 70% CO2 का परिवहन कौन करता है, बाइकार्बोनेट। कौन करता है, बाइकार्बोनेट। 70% CO2 का परिवहन कौन करता है, बाइकार्बोनेट, ये बता चुके हैं। और 20 से 25% RBC करता है। 20 से 25% कौन करता है, RBC करता है। और बचे हुए 5 से 10% को कौन करता है, घुले हुए प्लाज्मा करता है। कौन करता है, घुले हुए प्लाज्मा करता है। CO2 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का नहीं बात कर रहे हैं, CO2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए बॉडी में CO2 का रिएक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट या RBC के साथ मिलने पर क्या रिएक्शन होता है घुले हुए प्लाज्मा के द्वारा, पूरा देखेंगे, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल फ्रेश से समझना है। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, 70% CO2 किसके साथ मिलेगा, बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिलेगा। और कैसे मिलता है ये रिएक्शन देखिए। सबसे पहले 70% CO2 पानी से मिलता है। खून में पानी मौजूद होगा कि नहीं, तो खून में पानी से मिलेगा, किससे मिलेगा, पानी से, जल से। और जब जल से मिलता है उसके बाद Ca की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, Ca की उपस्थिति में। अब Ca क्या है, यह एक एंजाइम है। Ca क्या है, यह एक एंजाइम, इसको साइड में लिख देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्राइज। ये किसका फुल फॉर्म हो गया, Ca का फुल फॉर्म। किसका फुल फॉर्म, Ca का फुल फॉर्म। तो Ca एक एंजाइम है और ये रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रक्त में। तो 70% CO2 जब रक्त में आया तो रक्त में मौजूद पानी से जुड़ा और किसकी उपस्थिति में, एक एंजाइम की उपस्थिति में ये जुड़ करके क्या बना दिया, कार्बोनिक अम्ल बना दिया। कौन सा अम्ल बना दिया, कार्बोनिक अम्ल बना दिया, यानी कि H2CO3 बना दिया। क्या बना दिया, H2CO3 बना दिया, कार्बोनिक अम्ल बना दिया, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, अब ये कार्बोनिक अम्ल, अब ये जो कार्बोनिक अम्ल बना ये भी क्या होता है, Ca की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, Ca की उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की उपस्थिति में दो चीज़ों में टूट जाता है। कितने चीज़ों में टूट जाता है, दो चीज़ों में। एक में टूटता है हाइड्रोजन आयन और दूसरे में टूटता है बाइकार्बोनेट आयन। कौन सा आयन में टूटता है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। कौन टूटता है, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल जब Ca की उपस्थिति में होता है तो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, ये हाइड्रोजन किसके साथ मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। ये H+ जो है, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये किसके साथ मिल जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ। और यहाँ पर CO2 आकर के जुड़ता है। कौन आकर के जुड़ता है, CO2। और फिर क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप आकर के जुड़ता है, यानी कि NH2 ग्रुप आकर के जुड़ता है। तो जब ये सभी हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़ जाता है इसी को बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कैसे, यहाँ पर तो CO2 है तो इसके लिए कार्ब यूज हो जाएगा और यहाँ पर अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए इसमें क्या यूज होगा, अमीनो। तो कार्ब अमीनो हो गया, ठीक है।
और H+ आयन के साथ कौन जुड़ रहा है, हीमोग्लोबिन, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, अब देखिए H+ आयन तो क्या बना दिया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना दिया। और उसके बाद ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जाएगा, ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जाएगा, यह जाता है रक्त प्लाज्मा में। कहाँ जाता है, रक्त प्लाज्मा में। रक्त में रक्त प्लाज्मा भी होता है, तो ये प्लाज्मा में जाता है। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जाता है, प्लाज्मा में। कहाँ जाता है, प्लाज्मा में, ठीक है। ये कहाँ जाता है, प्लाज्मा में जाता है। तो प्लाज्मा में पहले से मौजूद होता है NaCl। प्लाज्मा में पहले से क्या मौजूद होता है, NaCl। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, अगर जो इसको बोलना चाहे तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लोराइड। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये रक्त प्लाज्मा में पहले से ही पाया जा रहा है NaCl। तो यहाँ पर आया क्या, बाइकार्बोनेट आयन। कौन सा आयन आया, बाइकार्बोनेट आयन। इसका मतलब माइनस वाला आयन आया है कि प्लस वाला आयन आया है, माइनस वाला आया है, ठीक है। तो प्लाज्मा में कौन सा आयन आ जाता है, माइनस वाला आयन आ जाता है। अच्छा, एक जब माइनस वाला आयन प्लाज्मा में आ गया है तो इधर माइनस वाला आयन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस वाला आयन की कमी हो जाएगी। तो प्लाज्मा में जो NaCl मौजूद होता है उसमें से ये जो Cl- है, कौन है, Cl- जो है, ये जाता है उसको संतुलित करने के लिए। कहाँ जाता है, इसको संतुलित करने के लिए। तो क्लोरीन आयन रक्त प्लाज्मा से बाहर निकलेगा और कार्बोनेट आयन कहाँ जाएगा, रक्त प्लाज्मा में जाएगा। जब कार्बोनेट आयन रक्त प्लाज्मा में जाता है, इसका मतलब नेगेटिव आयन, माइनस वाला आयन कहाँ जाता है, प्लाज्मा में। तो यहाँ पर माइनस आयन वाले की कमी हो जाती है। इसीलिए प्लाज्मा में मौजूद जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जो क्लोरीन होता है, माइनस वाला आयन, कहाँ चला जाता है, संतुलित करने चला जाता है, आयन को संतुलित करने। कहाँ चला जाता है, आयन को संतुलित करने, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर आया क्या, HCO3-। यहाँ पर क्या आ गया, HCO3- आ गया, यानी कि ये कार्बोनेट आयन यहाँ पर आया, ठीक है। और Cl तो इधर हम भेज दिए, Cl किधर भेज दिए, यहाँ पर भेज दिए, Cl-। देखिए यहाँ पे भेज दिए। एक माइनस वाला आयन अंदर ले गए और एक माइनस वाला आयन बाहर ले गए, ठीक है, ताकि संतुलित हो सके। क्या हो सके, आयन की संतुलन बना रहे, आयन का संतुलन खोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक माइनस आयन प्लाज्मा में आ रहा और प्लाज्मा में उपस्थित सोडियम क्लोराइड का जो क्लोरीन आयन होता है उसको बाहर भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से संतुलन बना रहता है। तो अब यहाँ पर तो क्लोरीन है ही नहीं, अब यहाँ पर तो क्लोरीन है ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन को बाहर भेज दिए। यहाँ पर कौन है, HCO3-। अब क्या बचा हुआ है, सोडियम, Na+ आयन बचा हुआ है, ठीक है। तो ये Na+ आयन के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये Na+ के साथ कौन जुड़ जाएगा, HCO3- आयन जुड़ जाएगा, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन। तो सोडियम के साथ जब बाइकार्बोनेट आयन जुटेगा तो बनाएगा NaHCO3। क्या बनाएगा, NaHCO3। इसका मतलब इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये था बाइकार्बोनेट आयन और ये था सोडियम, बाइकार्बोनेट आयन और सोडियम। तो जब सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना आसान तो है, ठीक है। तो इस प्रकार से CO2 का परिवहन होता है, इस प्रकार के CO2 के साथ रिएक्शन होता है और ऐसे ही CO2 का प्रवाह होता है। सबसे पहले CO2 जल के साथ मिला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसकी मदद से कार्बोनिक अम्ल बनाता है। फिर कार्बोनिक अम्ल भी एक एंजाइम की मदद से दो चीज़ों में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन और CO2 और अमीनो ग्रुप से जुड़ता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देता है, ख़त्म कहानी। और इसमें जो बाइकार्बोनेट आयन है इसके साथ थोड़ा सा खेला होता है, ये चला जाता है प्लाज्मा में। कहाँ चला जाता है, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में उपस्थित होता है NaCl। प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है, NaCl। तो आपको पता होगा Na सोडियम मतलब प्लस चार्ज होता है और Cl क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो एक माइनस वाला चार्ज तो यहाँ पर आ गया, तो इसीलिए क्या करते हैं, क्लोरीन से जो माइनस चार्ज वाला आयन होता है इसको कहाँ भेज देते हैं, क्लोरीन वाला माइनस चार्ज को बाहर भेज देते हैं। क्योंकि बाहर से अंदर चला गया एक आयन, तो यहाँ पर माइनस वाला आयन की कमी हो गई। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए क्लोरीन आयन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, ताकि आयन का संतुलन बना रहे, ठीक है। तो क्लोरीन को बाहर भेज दिए। अब किसको अंदर लाए थे, HC3 बाइकार्बोनेट आयन को। अब यहाँ पर क्या क्या है, एक सोडियम है और एक क्या है, बाइकार्बोनेट है। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट।
जब सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन दोनों मिलेगा, तो जब सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी प्रकार से जो भी रिएक्शन होता है तो CO2 का परिवहन ऐसे ही होता है। अब बस आगे 2 टॉपिक बचा हुआ है, शोषण का नियमन और शोषण का विकार। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो आगे शोषण से संबंधित रोग क्या होता है, ये शोषण कैसे कंट्रोल होता है, ये अगला वीडियो में बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर बहुत ही आपको अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ब्रेन में सेट हो गया होगा। और नहीं हुआ तो इसको दोबारा आप स्किप करके पहले करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जो जो बोलते हैं उसको लिखने का कोशिश कीजिए और अपने से ये सब सादे पन्ने पे प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपको आएगा। नहीं तो ये भूलने वाला चीज़ है, आप बार बार देखेंगे बार बार भूलेंगे, बार बार देखेंगे बार बार भूलेंगे, याद करने का भी चीज़ नहीं। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी ठीक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।